एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। पेपर आपका 18 दिसंबर को है, ठीक है, यूपीपीएससी माइंस सेक्टर का। अब जो है, अब आपके पास जो है 2 महीने से भी कम समय बचा है। देखो, आपको एक बात दिमाग में रखनी है, याद रखनी है कि जितना भी हम रिवाइज करें वो सॉलिड होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये भी कवर कर ले, हम ये भी कवर कर ले, हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो जो आपको आ रहा है ना वो भी छूट जाएगा। देखो, पहली बात तो ये है कि रिवीजन तो करनी ही है आपको। लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन करिए, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, ये हड़बड़ी में मत करिए, नहीं तो सब छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करिए रिवीजन। आपको लगता है कि वो चीज हमने बताया कि हाँ, ये टॉपिक से आपको बिल्कुल करना ही है, तो वो टॉपिक आप कवर करके जाना ही है। तो चलो फिर, आज का देखो 10 कदम राउंड है 14। ओके, तो 14 राउंड का जो टॉपिक है वो आज होगा माइनिंग जियोलॉजी का। तो उससे हम कवर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, अच्छा कोई प्रॉब्लम होती है आपको यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर की क्रैश कोर्स से रिलेटेड, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, शिल्पा सरोज ऑफिशियल के नाम से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी शिल्पा सरोज से आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि देखो, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा माइनिंग जियोलॉजी का। चलो, ये तो ठीक हो गया, समझ में आ गया हमें। ये टॉपिक है हमारा। इसमें करना क्या होगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप 10 सेकंड के अंदर जो है, आप जो है खुद को एनालाइज करना है। ठीक है, एक कॉपी किताब ले, एक कॉपी और पेन लेके आपको बैठ जाना है। जैसे क्वेश्चन मैं रीड आउट करूंगी, आपको जो है उसका आंसर आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है, कि हाँ, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 10 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर रिवील कर दूंगी कि हाँ, ये आंसर होगा। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आपको कितना आ रहा है, वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा कहता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इन अ रॉक और सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम इज नोन एज। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है किसी चट्टान या मिट्टी में रिक्तियों के आयतन का उसके कुल आयतन के अनुपात के रूप में जाना जाता है। वो क्या होता है? सबसे पहली बात कि अगर आपने ये टर्म्स सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, रॉक्स, अगर आपने चैप्टर पढ़ी होगी रॉक्स के बारे में, तो आपने ये भी पढ़ी होगी। तो इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी, परमेबिलिटी, पोरोसिटी या फिर लिथोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, टाइम आपका खत्म हो गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हम इसमें जानेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरोसिटी। ठीक है, क्या होता है? पोरोसिटी। पोरोसिटी का ये फॉर्मूला ही है, द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब रेशियो, किसका रेशियो? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इनर रॉक्स और सॉइल, या फिर रॉक्स ले लो या फिर सॉइल ले लो, ठीक है, बाई इट्स टोटल वॉल्यूम, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब रेशियो बोलता है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इन रॉक्स और सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम। इसको पूरे को हम बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ही है, एक तरीके से ऐसा समझ लो कि रॉक्स में जो पूरा वर्ड्स का रेशियो होता है ना, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है, उसका रेशियो और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, उसी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, अब ये पोरस मतलब होता है क्या? पोरोसिटी क्या होता है? देखो, मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो पोरस है, ठीक है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा योग्यता है कि वो किसी भी फ्लूइड को अपने अंदर समा सकता है, मतलब उसको क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पोरोसिटी। जैसे कि मान लो स्पॉन्ज ले लो, ठीक है, स्पॉन्ज जानते हो ना, या फिर आपने वो देखा होगा कि आपने स्कॉच ब्राइट होगा, तो स्कॉच ब्राइट से हम लोग क्या करते हैं, बर्तन धोते हैं। ठीक है, तो बर्तन धोते हैं तो जो पोर्शन होता है येलो कलर का, उसके ऊपर ग्रीन कलर की परत रहती है, जो येलो वाला पोर्शन है वो स्पॉन्ज के तरीके से काम करेगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं, या स्पॉन्ज ले लीजिए, ठीक है, रबड़ ले लीजिए। तो ये सब जो है, ये सब क्या कर सकते हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा एबिलिटी है कि ये होल्ड कर सकते हैं फ्लूइड को, राइट। इसी को बोलते हैं पोरस। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉर्ज मिनरल इज बिलोंग टू। देखो, जो कॉर्ज खनिज होता है वो किससे संबंधित है? कार्बोनेट से, ऑक्साइड से, सिलिकेट से या फिर नन? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकेट। ठीक है, जो कॉर्ज मिनरल होता है वो किससे संबंधित है? सिलिकेट से संबंधित है। आप थोड़ा देखेंगे, देखो जो सिलिकेट मिनरल्स होता है ना, वो बहुत कॉमन होता है, अर्थ का जो मिनरल होता है। तो अब देखो, यहाँ पे हम समझेंगे कि देखो, अर्थ का जो मिनरल है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं।
देखिए जैसे कि हम जान रहे थे सिलिकेट मिनरल है तो वो तो बहुत मोस्ट कॉमन है अर्थ के मिनरल में। उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है, मतलब सिलिकेट मिनरल्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वार्ज मिनरल बोल रहा है, तो सिलिकेट मिनरल्स में आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी। पहला तो क्वार्ज ही हो गया, ठीक है, क्वार्ज हो गया। उसके बाद फेल्ट पार, ठीक है, फेल्ट पार हो गया आपका। और माइका हो गया। और क्या क्या आता है देखो, एम्फीबोल, ठीक है, एम्फीबोल। और पायरोक्सिन, पायरोक्सिन और ओलिविन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सिलिकेट मिनरल्स उसमें आ जाएंगे। चलो ये समझ में आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकेट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ स्ट्रैटा इन सेडिमेंट्री रॉक्स इज नोन एज। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भूविज्ञान की वह शाखा जो तलछटी चट्टान में परतों के विवरण, वर्गीकरण और सुधार से संबंधित है, क्या कहलाती है। ये तो आपने पढ़ा होगा, बेसिक है ये। रॉक्स चैप्टर पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स मैंने आपको पढ़ाया है रॉक्स के चैप्टर में। आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैंने बहुत चीज बताया, तो वो सब आप देख सकते हो। तो ये क्या है, इसमें बोल रहा बहुत बेसिक से बोल रहा है कि ये देखो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका क्लासिफिकेशन और जो स्ट्रेटा का करेक्शन होता है वो सबसे डील करता है उस ब्रांच ऑफ जियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, फिजिकल जियोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी या फिर इग्नियस पेट्रोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी बोलते हैं। बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी होगा नहीं, फिजिकल जियोलॉजी भी नहीं होगा, ना ही इग्नियस पेट्रोलॉजी होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी, याद रखिएगा स्ट्रैटिग्राफी। क्योंकि यहाँ पे स्ट्राटा की बात हो रही है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का जो स्ट्राटा का करेक्शन होता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, उसको जो हम स्टडी करते हैं इस जियोलॉजी को हम बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है नेबुलर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय हूम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस सुना होगा आपने, ठीक है, ये किनके द्वारा प्रपोज की गई थी, किनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। जीन्स एंड जेफरीज, डेविस, कांत, लैपलेस या फिर चैम्बरलेन मोल्टन। इसका आंसर आपको देना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए अब बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो नेबुलर हाइपोथेसिस, कुछ हाइपोथेसिस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नीचे अभी बताया है कि कुछ हाइपोथेसिस है वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, यानी ज्योग्राफी और जियोलॉजी बहुत कुछ मिलता जुलता है, तो उसमें आप पहले चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा यूनिवर्स चैप्टर। उस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बिग बैंग थ्योरी और ये आपका जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, और भी बहुत सारे हाइपोथेसिस है, वो सब पढ़ने को मिलेगा आपको कि अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो हमारा जो यूनिवर्स उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये सब चीजें जानने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब नेबुलर हाइपोथेसिस जो है कांट एंड लैपलेस के द्वारा जो है प्रपोज किया गया था, ठीक है। अच्छा अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस होता क्या है, बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए आप लोग। देखो नेबुलर हाइपोथेसिस मतलब एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। वो ये बताना चाहता है कि जो हमारा सन है, हमारा सन है, ठीक है, और हमारा अर्थ है, ठीक है, और रेस्ट प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में हैं, वो सब कैसे फॉर्म हुए 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स एगो कि अगर हम जानते हैं कि इतने पहले से ये सोलर सिस्टम रहा, तो ये सब कैसे फॉर्म हुए, अपना सन, हमारा अर्थ, हमारे बाकी सोलर प्लैनेट्स जो हैं, वो सब सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो स्टार है ना, स्टार बहुत बड़ा होता है स्टार, तो स्टार जो है कोलैप्स करा ना, जब कोलैप्स करा तो ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स जो हुआ है उसमें से ये सब चीजें निकल के आई है, सन, अर्थ और बाकी सोलर सिस्टम जो हुआ पूरा बना है, तो उसमें से निकल के आई है। तो ये सब, तो ये जो स्टार फॉर्मेशन हुआ है, स्टार लाइफ साइकिल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये सब क्या छोड़ देते हैं, एक लार्ज क्लाउड ऑफ गैस, ठीक है, और डस्ट छोड़ देते हैं अपने पीछे। तो ये सब वहीं से निकल के आई है, ऐसा इस हाइपोथेसिस का कहना है, ठीक है। नेबुला मतलब क्या होता है, नेबुला जो है एक इंटरस्टेलर क्लाउड है गैसेस का और डस्ट का, ठीक है। तो ये समझना जरूरी था। मोस्ट मतलब नेबुला का जो मास होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट एलिमेंट है और जो सबसे पहले फॉर्म हुआ आफ्टर बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये जानना जरूरी था हमारे लिए। अब यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंट हाइपोथेसिस एसोसिएटेड है अर्थ के फॉर्मेशन से। जैसे कि पहला तो नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, तो हम बताया आपको कि इट वाज गिवन बाय लैपलेस, ठीक है। कोलिजन हाइपोथेसिस भी इंपॉर्टेंट है कि इट वाज गिवन बाय सर जेम्स एंड हैरोल्ड जेफरे, ठीक है। तो ये याद रखना, कोलिजन हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया, सर जेम्स एंड हैरोल्ड जेफरी।
और एक्रीशन हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? इट वाज गिवन बाय स्मिथ एंड कार्ल। तो कार्ल वीजा कार्ल के द्वारा जो है एक्रीशन हाइपोथेसिस दिया गया। बिग बैंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में समझो आएगा ही, तो मैं इसके लिए अलग से लेक्चर दिखाऊंगी बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। इट वाज गिवन बाय एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल, हबल जानते हो ना, हबल टेलीस्कोप भी सुना होगा आपने, तो ये हबल के द्वारा किया गया, एडविन हबल के द्वारा बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किया गया। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द क्रस्ट विच इज ग्रेनाइट इन कंपोजिशन इज नोन एज। अब कहता है कि जो ऐसा क्रस्ट, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट का कंपोजिशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? सीमा, सियाल, स्टार या फिर कुछ भी नहीं? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए अब थोड़ा हम समझ लेते हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जान लो कि ये जो हमारा अर्थ है, चलिए तो बोलता है जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ का, वो सॉलिड है, ठीक है, थिनेस्ट है और लाइटेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर, जिसपे हम लोग रहते हैं। तो लिथोस्फेयर के दो लेयर हैं, कौन कौन से? इनर और आउटर। क्या क्या? इनर और आउटर। ठीक है, दो लेयर है। अच्छा, तो आउटर पार्ट जो है, अब देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका कोर, अर्थ की बात कर रहे हैं, कोर, मैंटल और ये क्रस्ट। ठीक है, बाहर वाला क्रस्ट है अर्थ का पार्ट, तो यहाँ तक तो कोई पहुंच नहीं सकता कोर तक, मैंटल क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, तो कहता है कि जो आउटर लेयर है लिथोस्फेयर का, लिथोस्फेयर का जो आउटर लेयर है मोस्टली वो कहाँ पाया जाता है? ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, और जो इनर लेयर है वो अगेन उसके 3 लेयर है। अब वही 3 लेयर जो है वो क्या क्या है? सियाल, ठीक है, सियाल और सीमा और नाइफ। इसका क्या मतलब? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बताया है पेड क्लासेस में, आप चाहो तो देख सकते हो उसको। अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट हमने बताया था उसमें बताया आपको। यहाँ पे देखो सियाल की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है, रुको मैं इसको रब ही कर दे रही हूँ पहले तो, राइट। तो यहाँ पे देखो, जब हमने सियाल की बात करी, इसका मतलब ये होता है ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ऐसा ही मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ में आया? इनका जो एवरेज थिकनेस होता है वो 8 से 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब सीमा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ सिलिका और मैग्नीशियम। ऐसा ही मतलब सिलिका और एम ए मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सीमा। अच्छा, अब इनकी हम बात करें अगर, तो इनका एवरेज थिकनेस जो है वो 100 से 2900 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर उसको नाइफ बोलते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है? निकल और आपका फेरस। ठीक है, निकल और फेरस, इसका जो डेंसिटी है वो कुछ 5.1 to 13 होता है, इतना याद रखना है आपको। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जो क्रस्ट विच इज ग्रेनाइट इन कंपोजिशन, मतलब ऐसा क्रस्ट जो ग्रेनाइट से, उसका कंपोजिशन में ग्रेनाइट की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सियाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सियाल। ये देखो सियाल की जो बात हो रही थी, इसमें ग्रेनाइट की मात्रा ज्यादा होती है सियाल में। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है, तो सियाल की अगर हम बात करें तो सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसका एवरेज थिकनेस 8 से कितना 100 किलोमीटर तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाल। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ वास्ट क्लाउड ऑफ हॉट गैस फ्रॉम विच डिफरेंट प्लैनेट्स आर ओरिजिनेटेड इज नोन एज। अब कहता है कि देखो वास्ट क्लाउड, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि वास्ट क्लाउड ऑफ हॉट गैस हो जिसमें से बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो फॉर्म हो जाए या ओरिजिनेट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गर्म गैस का एक विशाल बादल जिसमें विभिन्न ग्रह उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? मीटेरॉइड, स्टार, कोर या फिर नेबुला। अभी हमने ऊपर जो है हाल अभी तुरंत ही चर्चा करी हमने नेबुला हाइपोथेसिस में, आपको बताया कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ सन का, अर्थ का, है ना, और डिफरेंट प्लैनेट्स का यूनिवर्स में, तो वो सब कैसे हुआ? नेबुला हाइपोथेसिस का एक एक्सप्लेनेशन है वहां पे, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। इसका आंसर आपको बताना है, चलिए फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। आई होप आपको हिंट तो मिल ही गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेबुला। ठीक है, नेबुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मीटेरॉइड क्या होता है? मीटेरॉइड आपने सुना होगा कि देखो भाई मीटेरॉइड आ रहा है, हम लोग कहते हैं कभी कभी कि मीटेरॉइड एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर आ रहा है ना, जब हमारे धरती से टकराने वाला, बगल से निकलने वाला, ऐसा सुना होगा आपने। तो मीटेरॉइड जो है एक सॉलिड पीस होता है, एक डेब्रिज होता है, सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब जैसे कॉमेट हो गया या एस्टेरॉइड हो गया या मीटेरॉइड हो गया, है ना, तो उसका जो एक पीस है, सॉलिड पीस हो, उसी को मीटेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं? आउटर स्पेस में, ये वहां से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये एटमोस्फेयर के साथ साथ जो है ये
प्लैनेट के सरफेस, मतलब प्लैनेट पे कभी कभी प्लैनेट के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, द मिनरल डिपॉजिट इन सॉलिड रॉक इज कॉल्ड। कहता है कि ठोस चट्टान में खनिज खनिज जमा को क्या कहते हैं। देखो ठोस यहाँ पे कह रहा है कि मिनरल डिपॉजिट इन सॉलिड रॉक। देखो सॉलिड रॉक सुना होगा आपने, उसमें जब मिनरल का डिपोजिशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोलॉजी, गैंग गैंग या फिर लोड या फिर ओर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, चलो आप बता दो फटाफट, टाइम आपका स्टार्ट होता है अभी। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोड इसका राइट आंसर हो जाएगा, परत जिसको बोलते हैं। तो जो रॉक्स होता है, सॉलिड रॉक्स होता है उसमें मिनरल का क्या होता है, जमाव हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं लोड। ठीक है, परत जो होती है, जब मिनरल्स की जमाव हो जाएगा तो एक परत बन जाएगी ना, तो उसमें सॉलिड रॉक्स में, तो उसी को हम बोलते हैं लोड। ठीक है, मिनरल डिपोजिशन इन सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड लोड, याद रखिएगा, परत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। अब आया था क्वेश्चन नंबर 8 पे, सेस्मिक शॉक दैट ओरिजिनेट ड्यू टू क्रस्टल मूवमेंट आर डिफाइंड एज। अब कह रहा है कि क्रस्टल मूवमेंट के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपीय झटके को परिभाषित किया गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आई होप कि आप लोग लगा लोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, फोकस अर्थक्वेक, पी वेव या फिर सुपरफिशियल सुपरफिशियल अर्थक्वेक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक कब आते हैं, जब सेस्मिक शॉक ओरिजिनेट होते हैं क्रस्टल मूवमेंट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ पे अगर बोला जाए कि अगर अर्थक्वेक का जो सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करना है, तब हम क्या बोलेंगे, इससे रिकॉर्ड करते हैं उसको सेस्मोग्राफ से। ठीक है, सेस्मोग्राफ से रिकॉर्ड करते हैं उसको, अगर अर्थक्वेक का सेस्मिक वेव रिकॉर्ड करना है तो। ठीक है, इसका याद रखिएगा। तो अगर हम बोले कि अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मेजर करिए, तो वो किससे हम मेजर करते हैं, रिश्टर स्केल से। ठीक है, रिश्टर स्केल से मेजर करते हैं। और ये अगर हम बात करें कि रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल जो है, ये कब डिस्कवर किया गया था, 1935 में डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा, चार्ल्स एफ रिश्टर के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स एफ रिश्टर के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द नेचर ऑफ इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज प्रिंसिपली गाइडेड बाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्वालामुखी के फटने की प्राप्ति मुख्यतः किसके द्वारा निर्देशित होती है। मतलब कि जो वोल्केनो है उसका जो नेचर होता है, मतलब इरप्शन का, फूटने का जो उनका नेचर होता है, वो बेसिकली वो किसके द्वारा गाइड किया जाता है, मतलब किसके द्वारा ये किया जाता है, ऐसा किसके द्वारा होता है, किसके कारण ये जो वोल्केनो उसका जो फूटता है वोल्केनो, वो किसके द्वारा होता है, बेसिकली वोल्केनिक कोन्स के द्वारा, क्रेटर के द्वारा, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर ऑफ मैग्मा के द्वारा, या फिर साइज ऑफ कंड्यूट्स के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर ऑफ मैग्मा। मैग्मा का कैसा फिजिकल केमिकल कैरेक्टर है, उसके हिसाब से जो है इरप्शन जो होता है वोल्केनो का, वो इससे क्या होता है, गाइड होता है, मतलब इससे के द्वारा ये पता चलता है, निर्देशित किया जाता है। ठीक है, ये समझ लो। देखो अगर हम बात करें जनरल इरप्शन की, तो दो तरीके का कैटेगराइज किया गया है इसको, एक तो एफ्यूसिव और एक्सप्लोसिव। ठीक है, एफ्यूसिव इरप्शन में क्या होता है, इसमें आउटपोरिंग मतलब आउटपोरिंग होता है बेसाल्टिक मैग्मा का, दैट इज रिलेटिवली लो इन विस्कोसिटी एंड इन गैस कंटेंट। और एक्सप्लोसिव इरप्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, मैग्मा होता है जो कि बहुत ज्यादा विस्कस होता है और इसमें हाई गैस कंटेंट होता है। तो दो तरीके का याद रखिएगा, आपका जो वोल्केनिक इरप्शन होता है इसका नेचर ऐसा होता है, इफ्यूसिव और एक्सप्लोसिव। ठीक है, इफ्यूसिव और एक्सप्लोसिव, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग बिकॉज। देखो खनन इंजीनियरिंग के लिए भू विज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि मिनरल्स अकर्ड इन अर्थ, द माइनिंग एक्टिविटी ऑपरेटेड इन अर्थ, रॉक टाइप डिसाइड द मेथड ऑफ माइनिंग, या फिर ऑल ऑफ द। आई थिंक इसका तो आंसर आप लोग सभी लोग दे ही लेंगे, क्योंकि भैया आप ये क्वेश्चन नहीं आता तो मतलब आप एक काम करो, आप एग्जाम मत देना। ठीक है, एग्जाम में मत देना, ये इसीलिए क्वेश्चन पूछ ही रहा है आपसे कि आपको कितना आता है, एज इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग और माइनिंग जियोलॉजी। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तीनों ही हो जाएगा, मिनरल अकर्ड इन अर्थ बिल्कुल, द माइनिंग एक्टिविटी ऑपरेट इन अर्थ, रॉक टाइप डिसाइड द मेथड ऑफ माइनिंग बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जियोलॉजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग में, क्योंकि जहाँ पे आप अर्थ में कौन सा खनिज निकल रहा है, कैसे अकड़ होते हैं, क्या माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है अर्थ में, रॉक टाइप डिसाइड करते हैं, जो मेथड ऑफ माइनिंग से रॉक टाइप डिसाइड होता है, तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं इसमें जियोलॉजी में। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के क्लास में। अच्छा, आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन तो देते ही जाऊँ। देखो क्वेश्चन क्या है, द डिसकंटिन्यूटी विच अकर्ड अबाउट 2900 किलोमीटर बीनीथ द सर्फेस इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल कर ही देना, क्योंकि मैंने ये सारे ही डिसकंटिन्यूटी बताए हैं आपको, ठीक है। पेड क्लासेस वाले बच्चे तो दे ही लेंगे, सारे क्लासेस उनको मैंने ये बताया है, उनको डिसकंटिन्यूटी और इसके इंटीरियर पार्ट में हमने पढ़ा है। तो ये डिसकंटिन्यूटी अगर आपने पढ़ी है तो आप ये कर ले जाओगे, अगर नहीं पढ़ी है तो इसको प्लीज आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। मैं एक शॉर्ट वीडियो ले आऊंगी, ये सब आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये इमेज देख पा रहे हो, इमेज में आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट आपका 10 कदम राउंड में। और प्लीज आप लोग 10 कदम राउंड को प्लीज शेयर करिए, ये इतना ज्यादा शेयर हो नहीं रहा है, मैं देख रही हूँ। आप लोग प्लीज शेयर करिए इसको। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों की तरफ से। बाकी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। आई विश कि आप लोग का सिलेक्शन जल्दी हो फटाफट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लगे रहिए, बस बहुत अच्छे से देना है पेपर, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।